फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग सब। तो हम लोग लीगल जो सीरीज़ है अपनी, उसमें कुछ और लेटेस्ट जजमेंट्स जो हैं वो कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इलाहाबाद की, उसमें आगे की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक हम केस को समराइज़ करेंगे जो कि बेस्ड है मोहम्मदन लॉ के ओरल गिफ्ट्स के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 7 अक्टूबर 2025 को, और ये जजमेंट था, केस था धर्मराव सरनप्पा शाहबदी वर्सेस सैयदा आरिफा परवीन। तो ये बेसिकली एक हिबा से रिलेटेड है, ओरल हिबा कि हिबा जो है वो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इनवैलिड है क्योंकि इसमें जो है वो कोई पोजेशन नहीं मिला, कब्जा दखल नहीं मिला और म्यूटेशन नहीं हुआ, यानी कि दाखिल खारिज नहीं हुई। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि आपने अगर मेरे वीडियो को अभी तक, चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है 7 अक्टूबर 2025 को, और ये देयर वाज अ सिविल अपील फ्रॉम द जजमेंट एंड द डिक्री डेटेड 6/7/2022 को कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो ये हुआ ये था कि ये इसका मैं सबसे पहले आपको साइटेशन दे देता हूँ। साइटेशन इसका है 2025 INSC 1187, और ये सिविल अपील थी। जजमेंट जैसे मैंने बताया कि एक डिक्री हुई थी 6 जुलाई 2022 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने। तो बेसिकली इसका थोड़ा सा एक समराइज करते हैं इस केस को, और इसमें जो है वो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बताऊंगा कि इसमें जो एक्ट्स लिए इन्होंने और फॉलोइंग जो लॉज जो उन्होंने इस केस में लिए, वो एक सबसे पहले तो मोहम्मदन लॉ का लिया, क्योंकि हिबा का उन्होंने लिया कि हिबा जो है वो एक ओरल गिफ्ट है और इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स जो है वो एसेंशियल हैं कि एक तो डिक्लेरेशन कि हम डिक्लेयर करते हैं भाई कि मैं हिबा कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि उसकी एक्सेप्टेंस कि भाई उन्होंने एक्सेप्ट किया, हाँ भाई आपने जो हिबा दिया मैंने वो उसको एक्सेप्ट किया। एंड देन फाइनली डिलीवरी ऑफ पोजीशन कि आपने जो हिबा लिया तो फिर आपने वहाँ जाके जो है वो उसके ऊपर कब्जा लिया। फिर उसके बाद उसने इस केस में जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 50 जो है वो यूज़ हुआ। सेक्शन 50 जो है वो एडमिसिबिलिटी होती है किसी भी ओपिनियन की विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय अ कंडक्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में या जो भी बात कही जा रही है, जो गवाह होते हैं, तो वो उस किसी पर्सन कंसर्न को वो अच्छी तरह से जानते हैं या उस सब्जेक्ट मैटर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो उनकी जो है वो गवाही ली जाती है, वो सेक्शन 50 में होती है। और सेक्शन 60 जो है उसका भी यूज़ किया गया इस पर्टिकुलर जजमेंट में, जहाँ की एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है टू प्रूव अ फैक्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो सेक्शन 73 को भी यूज़ किया इंडियन एविडेंस एक्ट के, जहाँ पे कोर्ट ने जो है वो कंपेयर की सिग्नेचर्स को या हैंड राइटिंग्स को, वहाँ पे वो पावर होता है, तो वो सेक्शन 73 होता है इंडियन एविडेंस एक्ट का। उसके बाद इसमें जो है वो उन्होंने CPC का जो है वो सेक्शन 96 और सेक्शन 90 भी जो है वो यहाँ पे यूज़ किया, जो कि जो है वो रिलेटेड है या उसके राइट टू अपील से रिलेटेड है, राइट टू अपील फ्रॉम द ओरिजिनल सिविल कोर्ट डिक्रीज। और ये अपील जो है वो इस सेक्शन 96 ये कहता है कि अपील जो है वो सारी डिक्री से हो सकती है, कि हायर कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं अनलेस इट इज बार्ड बाय अ लॉ और कंसेंट, है ना। और उसमें ये भी कहता है कि भाई कोई अपील जो है वो अलाउ नहीं की जाती है फॉर अ कंसेंट डिग्रीज और फॉर अ स्मॉल कॉज केसेस विच आर अंडर वैल्यू ऑफ 10,000 रुपीज़ एक्सेप्ट इन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो वहाँ पे तो आप 10,000 से नीचे कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होती है। तो यहाँ पे जो सेक्शन 96 और 100 जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो अपीलेंट कोर्ट का, वो बेसिकली डिक्री की मॉडिफाइंग के लिए यूज़ किया गया कि अगर कोई क्रॉस अपील या कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसमें आप डिक्री को मॉडिफाई करने का पावर जो है वो कोर्ट को या अपीलेंट कोर्ट को नहीं है।
ठीक है। उसके बाद फिर उसने जो है वो यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी यूज़ किया। उसमें सेक्शन या आर्टिकल सॉरी इनफैक्ट 58 और 59 का यूज़ हुआ। तो आर्टिकल 59 जो कहता है कि भाई लिमिट्स जो है वो किसी भी सूट की जो डिक्लेरेटरी सूट है उसकी जो डिक्लेरेशन सूट है उसकी 3 साल की होती है, फ्रॉम द डेट द राइट टू सू फर्स्ट अक्रूज या फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं। और आर्टिकल 59 ये कहता है कि लिमिटेशन जो है वो 3 साल का उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं या उस जो है वो उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम उसको कैंसिल कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, लेकिन वो आर्टिकल 59 उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है। उसके बाद फिर उसने जो है वो यहाँ पे इस जजमेंट में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें सेक्शन 129 का भी यूज़ किया कि यहाँ पे जो गिफ्ट होते हैं मोहम्मदन लॉ में वो एक्सक्लूडेड होते हैं रजिस्ट्रेशन के फ्रॉम सेक्शन 123। तो सेक्शन 123 ये कहता है कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए आर्टिकल सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, है ना, 1882। लेकिन सेक्शन 129 ये कहता है कि जो कुछ गिफ्ट्स होते हैं मोहम्मदन लॉ में वो एक्सक्लूडेड होते हैं रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद फिर इसमें सेक्शन 3 की भी बात की गई ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। तो सेक्शन 3 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो ये कहता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में कि जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का कि भाई नोटिस जो है वो आपकी एक्चुअल भी हो सकती है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो एक्चुअल नोटिस तो ये होगी कि भाई आपको एक्चुअली उसके बारे में पता है उस किसी भी चीज़ के बारे में, और जो आपकी कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो ये होती है कि आपको जो है वो पता होना चाहिए, आप उससे जो है फेमिलियर होने चाहिए, या जैसे कि मान लीजिए कि आपने दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है तो आपने उसको रिकॉर्ड्स को चेक करने हैं, तो वो आपकी एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस में आ जाता है ना। और इम्प्लाइड नोटिस जो कि थर्ड पार्टी से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी यूज़ हुआ आपके सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच डील्स विद द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो ये बेसिकली जो है वो एक सिविल अपील, जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट के जजमेंट से जो थे वो डिफेंडेंट्स जो थे वो उनको लगा कि ये सही जजमेंट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए। और ये डिस्प्यूट बेसिकली ये था कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, उसमें 24 एकड़ और 28 गुंटे की ये लैंड है। एक विलेज जो है वो वहाँ था कर्नाटका में, गुलबर्गा में कुसनूर वहाँ पे था। तो ओरिजिनल जो ओनर थी इसकी वो खदीजा बी थी। उन्होंने एक 1971 में एक पार्टीशन जो सूट जो है वो फाइल किया अपने ब्रदर के अगेंस्ट कि भाई हमारी इस प्रॉपर्टी पार्टीशन हमको दे दिया जाए और हमको जो है वो उसमें कब्ज़ा दिया जाए। तो उसमें हुआ ये कि जो 1987 में वो प्रॉपर्टी को डिक्री हुई और उनके फेवर में हुई, खदीजा बी के नाम पे हुई। पूरे 24 एकड़ और 28 गुंठा उनके नाम पे 1987 में 1987 में उनके नाम आए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 1988 में एक ओरल गिफ्ट डीड दी अपनी लड़की को 10 एकड़ ज़मीन के लिए। जो उनकी प्लेंटिफ थी, मतलब जो सईदा आरिफा परवीन थी, उनको उन्होंने 10 एकड़ की दिया, और वही उनकी एक बेटी थी और वही उनकी हेयर थी। उसके बाद उन्होंने 1989 में एक मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट जो है वो बनाया इनके फेवर में, और उसमें जो है वो जो उनके खदीजा बी के जो हस्बैंड थे अब्दुल बासित, उनकी भी सिग्नेचर थी। फिर उसके बाद जो है वो उसमें केस में ये हुआ कि 1990 में खदीजा बी की डेथ हो गई, जो उनकी मदर थी प्लेंटिफ की, उसकी डेथ हो गई। तो अब उसके बाद फिर ये हुआ कि 1991 में अब्दुल बासित ने अपने नाम पे पूरा म्यूटेशन करा लिया प्रॉपर्टी का। 24 एकड़ और जो 28 गुंठा थे वो पूरे उनके नाम पे 1991 में उनके नाम पे म्यूटेट हो गए। फिर हुआ ये कि 1995 में जो अब्दुल बासित थे उन्होंने जो है वो क्या किया कि उन्होंने जो है वो सेल डीड कर दी, 5 सेल डीड की उन्होंने, और उन्होंने 5 सेल डीड जो है वो डिफेंडेंट्स के नाम पे कर दी, डिफेंडेंट 1 to 5।
उसके बाद 2001 में अब्दुल बासित की डेथ हो जाती है। फिर 2013 में क्या हुआ कि सईदा आरफा परवीन ने जो कि जिनकी शादी मुश्ताक अहमद से हुई, उन्होंने एक डिक्लेरेशन सूट फाइल किया, डिक्लेरेशन और इंजंक्शन सूट फाइल किया जो सीनियर डिवीज़न था वहाँ पे गुलबर्गा में, कि भाई ये जो है वो द प्लेंटिफ इज़ द ओनर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। उसके अलावा उन्होंने एक और जो है वो प्रेयर किया कि भाई कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की, कि जो भी सेल डीड हुई है उसको कैंसिल किया जाए। तो जो उन्होंने कहा कि जो सेल डीड जो अब्दुल बासित ने की हैं वो नल हैं और वॉइड हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने आर्ग्यू किया कि भाई म्यूटेशन एंट्रीज जो हैं वो इलीगल हैं, क्योंकि उनको जो है वो कोई नोटिस नहीं दी गई और उन प्लान जो आपके डिफेंडेंट हैं उनके ऊपर कोई राइट्स या इंटरेस्ट नहीं है। डिफेंडेंट्स के अकॉर्डिंगली खदीजा भी की जो है वो डेथ हुई इशूलेस, उनकी कोई बच्चे नहीं थे, और उन्होंने कहा कि जो ओरल गिफ्ट डीड है वो 25 साल तक कहाँ थे, 25 साल तक उन्होंने उस गिफ्ट डीड के बारे में क्यों नहीं कहा, कुछ कहा। फिर उसके बाद जो थे वो क्या हुआ कि जो लोअर ट्रायल कोर्ट था उसने इश्यूज फ्रेम किए। अब इश्यूज जो फ्रेम हुए वो हुए, पहला इश्यू ये हुआ कि भाई प्लेंटिफ को जो है वो कोई राइट टाइटल और ओनरशिप है उस पर्टिकुलर जो शेड्यूल प्रॉपर्टी है या नहीं है। दूसरा इशू ये फ्रेम हुआ कि भाई जो प्लेंटिफ है वो लॉफुल पोजीशन में है कि नहीं है उस प्रॉपर्टी के। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो थर्ड इशू बना वो ये बना कि प्लेंटिफ को प्रूव करना था कि डिफेंडेंट जो थे कि डिफेंडेंट जो है वो इंटरफेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी पीसफुल जो उनका पोजीशन है उसके ऊपर। फिर उसके बाद जो चौथा इशू फ्रेम हुआ वो ये हुआ कि प्लेंटिफ जो है वो लिमिटेशन से बार्ड है, और पांचवा ये हुआ कि सूट जो है वो प्लेंटिफ का जो प्रेजेंट फॉर्म में है वो मेंटेनेबल है या नहीं। ट्रायल कोर्ट ने सारे इश्यूज को सबको जो है वो प्लेंटिफ के फेवर में ही डिसाइड किया, जबकि उन्होंने ये कह दिया कि भाई जो बेस्ड ऑन द टेस्टिमनी ऑफ PW2 एंड PW3 उनकी टेस्टिमनी किया, और उन्होंने ये कहा कि अंडर सेक्शन जो 50 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का कि उनको जो है वो फैमिली रिलेशंस के बारे में पता है, तो वो उसकी जो जो सईदा प्लेंटिफ जो है वो खदीजा बी की ही डॉटर है। और उसके बाद उन्होंने सेक्शन 73 जो था वो एविडेंस एक्ट का उसको जो है वो लिया, और उस पर जो सिग्नेचर्स थी अब्दुल बासित जो उनके फादर थे प्लेंटिफ के, तो उसकी सिग्नेचर जो मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट पे थी और जो सेल डीड पे थी वो सेम थी। तो उसके बाद फिर जो है वो सेम पर्सन की थी। फिर ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो इस्टेब्लिश नहीं की गई, और मोहम्मदन लॉ में जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है, कब्जा दखल जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, एसेंशियल कंडीशन है किसी भी हिबा की या गिफ्ट की। तो ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि भाई एज पर मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन जो लीगल हेयर है खदीजा बी की उसको 3/4 3/4 शेयर डॉटर को जाएगा, और 1/4 जो है वो उनके फादर को जाएगा, प्लेंटिफ के फादर को। उसने उनको ओरल गिफ्ट डीड जो है उसके ऊपर उन्होंने कहा, उनके अगेंस्ट पे कहा कि भाई ये ओरल गिफ्ट डीड जो है वो नहीं हुई है क्योंकि वो पोजीशन में जो प्लेंटिफ है वो नहीं है। लेकिन उसने कहा कि भाई जो वो लीगल हेयर है तो बेस्ड ऑन द सक्सेशन उनको 3/4 और जो उनके हस्बैंड है या फादर है जो है उनको 1/4 मिलेगा। यानी कि उन्होंने जो है वो कुल इसमें क्या नाम है 24 एकड़ में 18 एकड़ 3/4 जो है वो ऑलमोस्ट 18 एकड़ होता है, और 1/4 जो है वो जो फादर का था वो 6 एकड़ था। अब डिफेंडेंट इससे अनसेटिस्फाइड हुए, फिर क्या किया उन्होंने कि वो जो है वो कर्नाटका हाई कोर्ट में गए। कर्नाटका हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दी डिग्री, है ना, सेक्शन 96 और 100 के अकॉर्डिंगली उसने मॉडिफाई कर दिया डिग्री को, और उसने कहा सेक्शन 96 और 100 CPC का उसको उसने जो है वो उसके उसमें मॉडिफाई किया, और उन्होंने कहा कि भाई जो पोजीशन है वो प्रूफ होता है प्लेंटिफ का,
तो उसको उसने जो है वो ओरल गिफ्ट उसको मिला है। और उसके अलावा जो है मतलब 10 एकड़ का तो ओरल गिफ्ट मिल गया, और उसके अलावा जो है वो जो जितनी बची हुई प्रॉपर्टी है उसमें 3/4 जो है वो प्लेंटिफ का है और 1/4 जो है वो फादर का है। तो यानी कि उसमें ऑलमोस्ट उसको जो है वो करीब 14 एकड़ के आस मतलब 3/14 जो भी होगा, तो वो उसमें 14 एकड़ जो है वो 3/4 की हो गई, और 10 एकड़ वो तो करीब 24 एकड़ जो है लैंड उसको मिला, और 1/4 जो है वो क्या नाम है उनके फादर को मिला। ये उन्होंने हाई कोर्ट ने जो है वो पास किया जजमेंट या ऑर्डर। अब डिफेंडेंट जो थे वो भाई से अनसेटिस्फाइड हुए। जब उससे अनसेटिस्फाइड हुए तो उन्होंने जो है वो क्या किया, उन्होंने हाई कोर्ट गए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अपील को अलाउ किया, और उसके बाद उसने जो है वो इश्यूज जो है वो उनके सुप्रीम कोर्ट में जो बने वो ये बने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इम्पंच जजमेंट है उससे आपके हाई कोर्ट से, वो क्या जो है वो सफ़र करता है कोई भी मिस रीडिंग ऑफ एविडेंस और वारंटी एंड रीअप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 136 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो उससे जो है वो रीअप्रिसिएशन की जो है वो बात होती है वहाँ पे कि नहीं होती। तो पहला तो ये इशू हुआ। दूसरा इशू ये हुआ कि हाई कोर्ट क्या करेक्ट था, सही था कि उसने ट्रायल कोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो रिवर्स की ओरल गिफ्ट की। उसके बाद तीसरा इशू ये बना कि प्लांटिफ जो है वो एस्टैब्लिश है कि वो डॉटर है कि नहीं है खदीजा बी की या नहीं है अब्दुल बासित की। फिर उसके बाद ये बना कि जो क्लेम है प्लांटिफ का 10 एकड़ का वो वैलिड है या नहीं है। और लास्टली ये जो इशू एक फ्रेम हुआ कि भाई क्या सूट जो है वो लिमिटेशन से बार्ड है या नहीं। तो अब रीअप्रिसिएशन जो है वो किसी भी एविडेंस का वो एग्जामिन किया जाता है कि भाई ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अकॉर्डिंगली जो है वो जजमेंट्स दिए, फाइंडिंग्स दी हैं कि नहीं दी हैं। तो उन्होंने प्लांटिफ ने आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो रीअप्रिशिएट नहीं करना चाहिए एविडेंस को, जो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है अंडर आर्टिकल 136 में, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्करेंट फाइंडिंग्स दी हुई हैं एग्जैक्टली सेम। तो उसको रीअप्रिशिएट नहीं करना चाहिए एविडेंस को, जो भी उन्होंने कहा कि भाई सेक्शन 50 में और सेक्शन 73 में, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं उसको रीअप्रिशिएट करनी चाहिए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि रीअप्रिशिएशन नॉर्मली तो नहीं किया जाता, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कोई भी जो डिसीजंस हैं या जो भी इन्फ्रेंसेस हैं वो प्रिजम्पशंस के बेसिस पे कर दिए हैं, तो फिर जो है वो उसमें मिसरीडिंग हो सकती है एविडेंस को, और इनकंसिस्टिंग फाइंडिंग जो है वो उसको रीलुक हम कर सकते हैं। तो उसने जो है वो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका ऑब्जेक्शन था उसको हटा दिया। किसका ऑब्जेक्शन? प्लांटिफ का। तो अब दूसरा इशू जो था वो क्या बना कि हाई कोर्ट जो है वो उसने जो है वो उसके पास पावर है मॉडिफाई करने की डिक्री की कि नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि भाई हाई कोर्ट ने जो है वो कुछ एरर के अकॉर्डिंगली जो है वो जो ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री थी, ये फाइंडिंग थी, वो ओरल गिफ्ट की, उसने जो है वो उसको रिवर्स किया और प्लांटिफ का जो शेयर था उसको इन्हेंस किया। इन फैक्ट ऑफ द फैक्ट दैट प्लांटिफ हैज़ नॉट फाइल एनी क्रॉस अपील और एनी क्रॉस ऑब्जेक्शंस, है ना। तो बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन के और क्रॉस अपील के उसने जो है वो डिसीजन को ऑल्टर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदाउट जो हाई कोर्ट को ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था, तो ये प्लांटिफ के अगेंस्ट हुआ ये इशू जो उसका डिस्पोजल हुआ। जो थर्ड इशू बना वो ये बना कि प्लांटिफ का जो स्टेटस है वो डॉटर का है या नहीं है खदीजा बी की। तो भाई डिफेंडेंट्स ने डिनाई किया, लेकिन जो सेक्शन 50 था इंडियन एविडेंस एक्ट के, उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है वो
जो PW2 और PW3 की जो गवाही थी, टेस्टिमनी थी, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ये कहा कि इनको मतलब शी इज़ अ डॉटर। हालांकि ये वो जो उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें ये कहा कि द ओपिनियन जो है वो एक जो भी आपके स्पेशल जो जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, वो ओपिनियन जो है वो एक इंटरमीडिएट है, रेलेवेंट फैक्ट है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। बट स्टिल इट वेज दिस इन एविडेंस एंड फॉर्म इट्स ओन कंक्लूजन। तो PW2 और PW3 की जो टेस्टिमनी थी, जो प्लांटिफ के जो थे वो ब्रदर इन लॉ थे, और PW2 जो थे वो प्लांटिफ का कज़न था, PW3 ब्रदर इन लॉ थे। उन्होंने कहा कि ये कंक्लूसिव प्रूफ है और उनको जो है वो स्पेशल नॉलेज है, और उन्होंने जो कह रहे हैं कि वो डॉटर है उसकी, तो वो प्रूफ हुआ। उसके बाद जो है वो सेक्शन 73 जो था वो इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो ट्रायल कोर्ट ने जो है वो जो सिग्नेचर कंपेयर की उनकी, तो उन्होंने सिग्नेचर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंपैरिजन जो है वो हैजार्डस है एंड शुड नॉट बी द सोल बेसिस फॉर अ कंक्लूजन, स्पेशली व्हेन बोथ डॉक्यूमेंट्स आर डिस्प्यूटेड। दोनों डॉक्यूमेंट्स डिस्प्यूटेड थे, सेल डीड का भी कैंसिलेशन का था और गिफ्ट डीड भी वो कह रहे थे कि भाई ये गिफ्ट डीड नहीं है। तो उसने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इस तरह का कंपैरिजन जो है वो हजार्डस है एंड शुड नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ फॉर अ कंक्लूजन। तो उसके अलावा ये था कि कोर्ट ने कहा कि भाई प्लांटिफ जो है वो कोई प्राइमरी एविडेंस डॉक्यूमेंट्री नहीं दे पाया है कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल रिकॉर्ड हो, तो उसमें 23 साल उसने डिले भी किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्लांटिफ का जो स्टेटस है डॉटर का वो लिबरल है एंड वो मतलब ये है कि वो एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट इशू बना वो ये था, तो ये प्लांटिफ के फेवर में हुआ कि भाई शी इज़ अ डॉटर। नेक्स्ट हुआ कि जो ओरल गिफ्ट है या नहीं, हिबा हुआ है या नहीं हुआ है। तो हिबा हुआ है या नहीं हुआ है, हिबा के लिए जो है वो 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो डिक्लेरेशन होता है डोनर से, दूसरा एक्सेप्टेंस होता है डोनी से, और तीसरा जो है वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन होता है। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि भाई जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो क्रिटिकल है और वो एसेंशियल और नेसेसरी एलिमेंट है। अब इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फाइंड किया कि हिबा जो प्लांटिफ की क्लेम है हिबा का, वो बिल्कुल लैक कर रहा है। अब उसके बाद भाई क्योंकि हिबा जो उन्होंने किया अगर 1988 में, उसके बाद एक जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो उनके नाम पे म्यूटेट हुई और खदीजा बी के नाम पे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने 10 एकड़ जो है वो अपने जो क्या नाम है प्लांटिफ है उसने अपने नाम पे नहीं कराया। तो म्यूटेशन नहीं कराया तो कोई पोजेशन नहीं हुआ, कोई उसके पास कोई कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं था कि भाई वो उसके ऊपर उसके जो प्लांटिफ है उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंट्रोल हो उस 10 एकड़ का, या वो एक्चुअली में पोजेशन में हो। तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड से जो सेल डीड हुई उसके बाद डिफेंडेंट्स का जो है वो टाइटल इन पोजेशन रहा और उनका नाम म्यूटेट हुआ। तो अब जो आपका मेमोरेंडम ऑफ गिफ्ट था उसमें क्या हुआ कि खदीजा बी के थंब इम्प्रेशन थे, जबकि वो अपने सिग्नेचर जो थी वो कर सकती थी। तो वो कुछ थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी रही, क्योंकि उसने पुराने जो अपने जो वो थे जो पार्टीशन सूट था या और भी बाकी जो भी केसेस थे सूट्स थे उसमें उसके सिग्नेचर थे और यहाँ पे उसका थंब इम्प्रेशन था। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्लांटिफ ने फेल किया है, दे हैव फेल्ड टू प्रूव द डिलीवरी ऑफ पोजेशन एंड हेंस द ओरल गिफ्ट ऑफ हिबा वाज नॉट एक्टेड अपॉन एंड कुड नॉट बी रिलाइड टू ट्रांसफर द टाइटल। तो हिबा उन्होंने कहा कि ये हिबा नहीं है। फिर जो फाइनली जो इशू बना वो ये बना कि भाई जो है वो क्या लिमिटेशन से ये जो है वो बाधित है या नहीं।
तो अब उसके बाद उसने जो है वो लिमिटेशन की जो बात किया है वो किया कि भाई इसमें यहाँ पे आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 जो है वो यहाँ पे यूज़ में आया। ये आर्टिकल 59 या 58 और आर्टिकल 59 जो है वो जो लिमिटेशन एक्ट का है वो ये कहता है कि कोई भी डिक्लेरेटरी सूट होती है तो आर्टिकल 58 ये कहता है कि 3 साल लिमिटेशन होती है। और अगर प्लांटिफ ने जो है वो यहाँ पे 2 एक्चुअली क्लेम किए। प्लांटिफ ने 2 क्लेम्स किए। पहला तो ये किया कि ओरल गिफ्ट हुआ 10 एकड़ का, और दूसरा ये किया कि भाई शी इज़ अ लीगल हेयर इन द सूट प्रॉपर्टी। तो ओरल गिफ्ट जो था वो 1988 में किया गया। फिर उसके बाद जो है वो 1989 में जो है वो रिटर्न हुआ, और खदीजा भी जो है वो 1990 में उनकी डेथ हुई। अब्दुल बासित की डेथ 2001 में हुई। रिस्पोंडेंट जो थे इस केस में, रिस्पोंडेंट्स उन्होंने जो है वो या जो उसकी लड़की थी उसने म्यूटेशन के लिए अप्लाई नहीं किया 1989 में, जब उसके बाद गिफ्ट डीड हुई थी। ना उन्होंने 1990 में किया जब खदीजा बी की डेथ हुई, ना उन्होंने 2001 में किया जब उनके फादर अब्दुल बासित की डेथ हुई। अब उसके बाद जो है वो ये कहा जाए कि वो क्लेम कि वो जो है वो लीगल ईयर हैं 24 एकड़ और 28 गुंठा की, उसके ऊपर जो है वो जो क्लेम है, खदीजा भी जो थी उनकी डेथ हुई 1990 में और अब्दुल बासित की डेथ हुई 2001 में। और खदीजा बी की जब डेथ हुई 1990 में तो अब्दुल बासित ने जो है वो म्यूटेशन करा लिया पूरे 24 एकड़ का और 28 गुंठे का। तब उन्होंने प्लांटिफ ने कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, ना उन्होंने म्यूटेशन को चैलेंज किया, ना उन्होंने रजिस्टर्ड जो सेल डीड हुई 1995 में उसको चैलेंज किया, उसको कैंसिलेशन का किया। अब जो पीरियड है 23 साल का 23 ईयर्स का जो गैप है तो वो काफ़ी होता है भाई 1988 से लेके और 2013 तक। तो जो गैप था कि भाई उन्होंने जो है वो ना डेथ में उन्होंने किया और ना उन्होंने उनके अपने फादर की डेथ पे किया, तो उसके बाद ये था कि कोर्ट ने ये कहा कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस की नॉलेज तो है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैंने बताया था आपको पहले भी कि भाई एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और इम्प्लाइड नोटिस। ये एक्चुअल तो आपको एक्चुअली पता है, कंस्ट्रक्टिव ये है कि भाई जो म्यूटेशन रिकॉर्ड हैं या इस तरह के जो रिकॉर्ड हैं उसमें आपको चेक करना चाहिए, और जो इम्प्लाइड नोटिस है वो तो थर्ड पार्टी की है। तो उसने ये कहा कि भाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई नॉलेज तो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, और कॉन्सिक्वेंटली इट कैन नॉट बी स्टार्टेड एज कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन। तो जब नोटिस है किसी चीज़ की, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, तो वो एक जो कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन तो नहीं कहा जा सकता उसको। तो इसलिए उसने ये कहा कि भाई जो लिमिटेशन से ये सूट जो है वो बार्ड है। तो फाइनली जो उसने आउटकम ये दिया कि जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, वो उसको सेट असाइड करते हुए डिफेंडेंट्स की जो सिविल अपील थी वो अलाउ की। उनके हिबा को जो रिस्पोंडेंट्स थे इस केस में उसको उन्होंने नहीं माना, क्योंकि उसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन नहीं था। डिलीवरी ऑफ पोजीशन जो है उन्हें आपका इंग्रेडिएंट होता है, तो इसलिए जो है वो उसने ये कहा कि भाई ये हिबा जो है वो वैलिड नहीं है ना। तो ये दोस्तों ये कुछ थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई सीक्रेसी में कोई भी हिबा जो है वो नहीं किया जा सकता, कि आप उसको छुपा के रखें, आप म्यूटेशन ना कराएं और उसके बाद जो है वो आप ये कह दें कि नहीं भाई मैंने ऑल ऑफ अ सडन आप आके ये कह दें कि हम तो हिबा उसमें मेरे नाम पे हिबा हो गया, तो उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर मना किया। तो ये एक पहले आपको एक जजमेंट दिया जो लेटेस्ट है मोमेंट लॉ का, जो एसेंशियल रहे हिबा के, और कोई भी हिबा जो है सीक्रेसी में और बिना म्यूटेशन के नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।
थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।